सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 11वीं विषय इतिहास अध्याय 9 औपनिवेशिकरण के बारे में आज कुछ सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। इससे पहले पूर्व की कक्षाओं में हमने कुछ अर्थ, परिभाषा और प्रभाव को लेकर के बातचीत की थी। अब इसी के आगे क्रम में आगे देखें। पहले एक शब्द लिखा है कि भाई औपनिवेशिकीकरण होता क्या है। कई बार ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है 1 नंबर या 2 नंबर का कि औपनिवेशिकीकरण का अर्थ बताना है। तो अर्थ में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 या 3 पंक्तियों में कैसे समाप्त करें। तो इसका अर्थ अपन को क्या बताना है, सुने। किसी भी देश का या वो बाह्य देश का किसी दूसरे देश के ऊपर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वो देश उस देश का उपनिवेश बन जाता है। उदाहरण के तौर पर यूरोपियन कंपनियों में या यूरोपियन देशों में कई ऐसे प्रभाव देखने को मिले बाद में, जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने यहाँ जो उत्पादन माल हो रहा था उसको बेचने के लिए एशिया महाद्वीप और यूरोप के अलावा इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप में जाना प्रवेश किया और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश नगर बसाने शुरू किए। तो सीधी सीधी एक शब्द में कहे कि राजनीतिक, और दूसरा क्या है, प्रशासनिक। ये 2 शब्द आए हैं, राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण। यानी कि राजनीति का मतलब है शासन व्यवस्था और प्रशासन का मतलब है उसको चलाना। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो कार्य है वो बाह्य देश के द्वारा या किसी दूसरे देश के द्वारा होता है। अब अपन भारत के संदर्भ में कह रहे हैं, ठीक है, तो भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से ये हुआ कार्य। ठीक है, ये कार्य भारत के संदर्भ में अपन को देखने को मिलेगा सबसे पहले 1750 से लगा करके 1850 तक। ठीक है ना, इस काल पीरियड में। और इसी समय जो एक प्रमुख घटना घटी, एक जो सबसे प्रमुख घटना घटी वो घटना थी औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति, इस औपनिवेशिक काल में जो औद्योगिक क्रांति की घटना घटी उसी के बारे में हमको लेना है। तो अब हमारा विषय बनकर आता है प्रकरण औद्योगिक क्रांति। ठीक है, प्रश्न आता है औद्योगिक क्रांति है क्या। तो हमें समय यही बताना है कि 1750 से लगाकर 1850 के बीच में, यानी कि इस औपनिवेशिक साम्राज्य के समय उद्योगों के क्षेत्र में जो जो परिवर्तन आए, उद्योगों के क्षेत्र में जिस प्रकार से परिवर्तन हुए उनके बारे में हमको बताते हैं। तो वही कहलाता है औद्योगिक क्रांति। मैं परिवर्तन के कुछ बिंदु लिख रहा हूं। अपन बता सकते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। दूसरा अपन बता सकते हैं लोहा उद्योगों में क्या क्या परिवर्तन हुए। तीसरा हम बता सकते हैं संचार के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। चौथा हम बता सकते हैं परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। इन चारों बिंदुओं में जो 1750 से लगाकर 1850 के बीच में जो भी परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को ही हम सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति नाम देते हैं। प्रश्न आएगा 1 नंबर का या 2 नंबर का, पूछ सकता है कि औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय हैं। तो वहां पर हमको यही बताना है 1750 से लगा करके 1850 के बीच, या कह सकते हैं औपनिवेशिक काल में जो कृषि के क्षेत्र में, लोहे के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में परिवर्तन या परिवहन के क्षेत्र में जो जो परिवर्तन हुए उन सारे परिवर्तनों को हम मूल रूप से जो है औद्योगिक क्रांति नाम देते हैं, या सामूहिक रूप से उसको जो परिवर्तन हुए इन क्षेत्रों में उन्हीं को हम औद्योगिक क्रांति नाम देते हैं। पहला प्रश्न ये आपका यहाँ पर। दूसरा जो हमारे पास विषय आता है वो सुने और समझे। अगला जो अपन को देखना है कि भाई ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, इस औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। एक देश है यूरोपियन महाद्वीप का, यहां पर ये इंग्लैंड में सबसे पहले हुई। कई बार ये प्रश्न देखने को मिलता है, इसका दूसरा नाम भी अपन को याद रखना है, वो है
ब्रिटेन, ठीक है, लंदन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों नाम एक ही देश के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। प्रश्न देने वाला इंग्लैंड भी पूछ सकता है, ब्रिटेन भी पूछ सकता है, लंदन भी पूछ सकता है, आंसर एक ही होगा। एक नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तब हमारा आंसर ब्रिटेन हो सकता है, लंदन हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, ठीक है ना। ये तीनों में से कोई भी आपको अगर मिले, ठीक है ना, तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हो। अब प्रश्न अगला आता है, कई बार आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर का वो प्रश्न मिलेगा कि जो क्रांति हुई इंग्लैंड में, ठीक है, ये यहीं पर क्यों हुई। यूरोप के तो बहुत सारे देश हैं, फ्रांस है, रूस है, जापान है, जर्मनी है, विश्व में बहुत सारे देश है, लेकिन कारण ये बताता है कि ये इंग्लैंड में क्यों हुई। तो इसके क्या कारण है, तो इसके लिए हम 3-4 कारणों की बात करेंगे। 4 नंबर का प्रश्न ऐसे देखने को मिल जाए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुई, इसके कारण बताइए। तो अपन को लगभग 4 या 5 कारण बताने पड़ते हैं। तो पहला कारण मैं अगर आपको बता दूं, भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना। पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति को समझे। इंग्लैंड एक जो देश है उसके चारों तरफ जल है, समुद्र है। अगर वो देश किसी दूसरे देश के साथ जहां पर उसने अपने उपनिवेश बसाए, चाहे वो यूरोपियन देश के अलावा अफ्रीका के देश हो, चाहे एशिया के देश हो, जहां जहां पर उसने अपने उपनिवेश बसाए वहां पर वो आराम से व्यापार कर सकता था, क्योंकि उस समय जो परिवहन का एक प्रमुख साधन था वो थी हमारे यहाँ पर जहाज या नाव। तो जहाज और नाव के लिए सबसे सस्ता जो सुलभ साधन होता है, ठीक है, और समुद्र था चारों तरफ। अब वो अपने उपनिवेश में कहीं पर भी अपने नावों को सामान भर करके अपने उपनिवेशिक देशों में ले जा सकता था। इसलिए इसका पहला कारण आता है भौगोलिक कारण, यानी कि उसकी भौगोलिक दशा जो थी वो अनुकूलन थी, और इस भौगोलिक दशा के कारण ही क्या हुआ, वहां पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। दूसरा जो कारण देखेंगे वो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, अब प्राकृतिक कारण में क्या है, किसी भी उद्योग को पनपने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, पहला कोयला और दूसरा लोहा, ठीक है। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहां कोयले और लोहे की खानें भी सर्वाधिक थी और पास पास में थी। अब किसी भी उद्योग को चलाना है तो श्रम शक्ति के अलावा कोयला शक्ति और लोहा ये आधारभूत होते हैं। कोई भी उद्योगों के लिए ये दोनों चीजें जो होती है आधारभूत होती है, और ये दोनों के दोनों चीजें जो थी वो इंग्लैंड में उपलब्ध थी, सर्वाधिक मात्रा में प्रचुर थी। इसलिए उनको ये भी बेनिफिट मिला, ये भी फायदा मिला कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है इंग्लैंड में हुई। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं, पूंजी की अधिकता, ठीक है। तीसरा कारण है पूंजी की अधिकता। कोई भी व्यापार है उसको चलाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत होती है। पूंजी का तात्पर्य यही होता है, रुपए पैसे। इंग्लैंड के जितने भी धनाढ्य लोग थे उनके पास पूंजी की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, वो कोई भी व्यापार अपना आसानी से कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो है अपनी पूंजी को ज्यादा से ज्यादा निवेश किया, अपनी पूंजी का ज्यादा से ज्यादा निवेश किया, और वो निवेश जो था उद्योग धंधों में था, और ज्यादा से ज्यादा उद्योग पनपे, और इसी कारण औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। चौथा जो कारण बता रहा हूं, श्रम शक्ति। श्रम शक्ति ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप कितनी भी प्रगति कर लो, अगर वहां पर मजदूर नहीं मिलेंगे, श्रमिक नहीं मिलेंगे, तो कोई भी कार्य नहीं होगा। चाहे वहां पर कपड़ा उद्योग हो, चाहे वहां पर लोहा उद्योग हो, चाहे वहां पर खनिज उद्योग हो, वहां पर काम करने वाले मजदूर लोग बहुत मात्रा में थे, और ये श्रमिक शक्ति भी थी ना, वो कुशल श्रमिक थे, यानी कि उनको इतना नॉलेज था कि कौन सा काम किस प्रकार से करना, कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसलिए चौथा बिंदु आता है कि श्रम शक्ति अधिक थी, जिसके कारण भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई इसके बारे में चर्चा की, और टोटल मैंने आपको जो है 4 कारण बताए कि भाई प्राकृतिक कारण,
भौगोलिक कारण, पूंजी की अधिकार, श्रम शक्ति, इन सारे चारों कारणों की वजह से जो है इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। इसके साथ अगला जो बिंदु आता है या अगला जो हमारा प्रश्न आता है या अगली जो बात आती है वो आती है कि इस औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या क्या पड़े। ठीक है, प्रभाव। मैंने अभी शुरू में बताया था कि ये औद्योगिक क्रांति जो है कृषि के क्षेत्र में हुई, लोहा क्षेत्र में हुई, संचार के क्षेत्र में हुई, परिवहन के क्षेत्र में हुई। तो सबसे पहला अपन लेते हैं लोहा। आज जो प्रभाव देखेंगे लोहा क्षेत्र में हम देखेंगे या लोहा उद्योगों में हम देखेंगे। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति का लोहा उद्योग में प्रभाव। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का लोहा उद्योग में प्रभाव। तो देखिए सबसे पहले लोहा उद्योग में क्या होता है। किसी भी उद्योग धंधे के या उसके विकास के लिए लोहा तत्व एक महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हमने बताया कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले हुई, उसका एक प्राकृतिक कारण था कि वहां पर लोहे की खानें थी। अब उस लोहे की खानों में जहां पहले पुराने तौर तरीके से सामान निकाला जाता था, पुराने तरीके से निकाला जाता था, अपन कह सकते हैं लोहा जो है जमीन के अंदर या भूगर्भ से जो निकाला जाता है वो अयस्क के रूप में हमको मिलता है। उस अयस्क को हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उनको शुद्ध करके प्रयोग में लेते हैं। 1750 से पहले की बात बताऊं तो इसमें कोई विशेष तकनीकी नहीं थी। इसको शुद्ध करने के लिए तारकोल का प्रयोग किया जाता, या एक शब्द में कह सकते हैं लोहे को शुद्ध करने के लिए लकड़ी के कोयले को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब आपको सभी को पता है कि लकड़ी का जो कोयला है वो आग भी कम देता है, ताप भी कम देता है और जल्दी उसकी ऊष्मा समाप्त हो जाती है। घंटे आधे घंटे के लिए जलेगा और फिर वो इतना बुझ जाता है। तो इसलिए जो है वहां पर ये पुराने तरीके से प्रयोग होता था। अब यहाँ पर जो है शुद्ध होने के लिए कोयले का इस्तेमाल करने लगे, और वो भी कोयला पत्थर वाला। ठीक है ना, पत्थर वाले कोयले का इस्तेमाल करने लग गए। अब पत्थर वाला कोयला क्या है, ताप अधिक देने लगा और लंबे समय तक वो जलता था। तो इसलिए इस लोहे को शुद्ध करने में एक नई तकनीकी विकसित हुई। इसके लिए फिर बाद में इन्होंने एक भट्टी बनाई जिसका नाम था ओल्डन भट्टी। 1757 ईस्वी के आसपास छोटी मोटी ओल्डन भट्टियों का निर्माण हुआ और इस ओल्डन भट्टी में समय के अनुसार परिवर्तन होते गए और इसके नए नए रूप आते गए। इस ओल्डन भट्टी से जो कच्चा लोहा था, जो खानों से निकाला जाता था, उनमें जो है प्रगति हुई। कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा और उद्योग धंधों में तेजी आई। ठीक है, दूसरा जो प्रभाव अगर अपन देख सकते हैं लोहे में, वो क्या था, ये जो लोहे की खानें थी बारिश के समय कह सकते हैं या अधिक गहरी होने के कारण उनमें पानी भर जाता था, और जब पानी भर जाता था तो ऐसी स्थिति में वहां से वो लोहा बाहर नहीं निकाल पाते थे, काम पूर्ण रूप से बंद हो जाता था। तो उसी समय भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और उससे वाटर मशीन का निर्माण हुआ, और वो वाटर मशीन जो है चलने लगी भाप के इंजन से, और उन खानों से तुरंत पानी बाहर निकालने लग गए, और वो पानी बाहर निकल के फिर सुचारू रूप से इस लोहा उद्योग में काम शुरू हो गए। तो इस प्रकार हम देखें कि लोहा उद्योग में अनेक प्रभाव पड़े और वो उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हो गई। जब ये नई नई तकनीकी आ गई, नई नई मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया, तो एक तो उत्पादन भी बढ़ गया। ठीक है, और इस उत्पादन को बेचने के लिए अनेक उपनिवेशिक जो क्षेत्र थे वो भी मिल गए। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में स्थिति जो 1750 से पहले की थी, अब 1750 से लगाकर 1850 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई, और इसी वृद्धि को एक सामूहिक रूप से हमने नाम दे दिया औद्योगिक क्रांति। आज की क्लास में हमने औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति के अलावा उपनिवेशिकवाद का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का समय पीरियड, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई उसके क्या क्या कारण हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इसी के साथ गृह कार्य के रूप में आपको PDF दी जाएगी, उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप सभी अपनी पुस्तकों में, कॉपियों में करेंगे। धन्यवाद।